अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। और आज से ठीक एक साल पहले ये वो सुबह थी जब दुश्मन रात की तारीकी में हमला करके और अपने तैयारे गवा कर बचता रहा था और पाकिस्तान दिन की रोशनी में, सुबह के उजाले में, फजर के वक्त हमले की तैयारी कर रहा था। हम बात करेंगे मारका हक की भी और दीगर मामलात जो इस वक्त दुनिया में चल रहे हैं, पाक अमरीका ताल्लुकात के साथ साथ ईरान अमरीका ताल्लुकात, जो कि दोबारा आपको पता है कुछ स्पॉयलर्स रिपोर्ट हो रहे हैं कल रात से कि अमरीका की तरफ से हमला किया गया है ईरान में 2 मकामात पे और वो इसे रिटेलिएशन करार दे रहे हैं। अमरीका ने तस्दीक कर दी है। इसके बाद क्या सूरत बनती नज़र आ रही है, इस पर भी डिस्कशन होगी। लेकिन सबसे पहले ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस मारका हक का तस्करा कि पाकिस्तान ने अस्करी कामयाबियों की ऐसी तारीख लिखी जिस पर जितना फ़ख्र किया जाए कम है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के 1 साल मुकम्मल होने पर DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे वक्त में हुई जब कौम मारका हक को 1 साल होने पर पाक फौज के साथ इजहार यकजहती कर रही है, खुशी मना रही है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि मारका हक में पाकिस्तान ने दुश्मन को मल्टी डोमेन वॉरफेयर में फ़ज़ा, ज़मीन, समंदर और साइबर हर फील्ड में चारों शाने चित किया। भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान ने सिर्फ 10 से 15% ताकत दिखाई है। किसी को शक है तो हमने अभी एक किस्त दिखाई है। हम तब भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं। एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें पाक बहरिया का मौक़िफ़ था, पाक फ़ज़ाइया का मौक़िफ़ था, DGISPR ख़ुद मौजूद थे। एग्जैक्टली कब क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ दुश्मन का, उसके बाद पाकिस्तान ने कितनी मेटिकुलसली प्लानिंग के साथ ये ऑपरेशन कंक्लूड किया, ये सारी तफसील कल दोबारा कौम के सामने रखी गई है। इनफैक्ट a little detail, some more details which were not shared before, वो भी कौम के सामने रखी गई हैं और हम सुना सकते हैं, तो सुनिए क्या कहा उन्होंने। ये जंग हवा में भी है, जमीन में भी है, समुंदर में भी है, साइबर में भी है, इंफॉर्मेशन में भी है, जेनो में भी है, कॉग्निटिव भी है। एंड यू सॉ दैट हाउ द पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, alhamdulillah, with the blessing of Allah, with the support of the people of Pakistan, were prepared for that war in all these domains, whether it was in the air, whether it was in the sea, whether it was on the line of control, whether it was on the working boundary, whether it was in the informational domain, it was in the cyber domain, it was in the resolve of the people, it was on the resolve and the decisiveness of the leadership. It was everywhere. And it was also in the proxies, because the Indians didn't let go of these proxies even during the war. उस समय भी proxies launch कर रहे थे, उसके बाद भी कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं, ये उधर भी जंग लड़ी जा रही। So this transformed character of war we experienced and its consequences we are still, हम उस वक्त भी तैयार थे, we are prepared today also। कि ये जो समझता है, कोई समझता है कि 2 न्यूक्लियर नेबर्स के दरमियान, किसी भी 2 न्यूक्लियर नेबर्स के दरमियान कोई समझता है स्पेस ऑफ वॉर, वो पागल है, ये पागलपन है, नहीं हो सकता। ओनली ये मैड मैन कैन थिंक अबाउट इट। करना है तो हमारे रिजॉल्व में और हमारे हौसले में और हमारे अज़्म में कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें मुकम्मल यकीन है ना सिर्फ अपने आप पे, अपने मुल्क की तकदीर पे, दी कॉन्सिक्वेंट कंट्री ऑफ दैट पाकिस्तान इज, हमें अल्लाह पे सबसे बढ़ के यकीन। तो जिसको कोई प्रॉब्लम है, कोई शक है, उसकी एक किस्त दिखाई है हमने, वी हैव रीस्टैब्लिश, ये ठोक के हमने दोबारा डिटरेंस रीस्टैब्लिश की मिनटों में की। तर्जुमान पाक फौज ने यह भी कहा कि मारका हक के दौरान जो कुछ हुआ पाकिस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा भी जानता है। किसी का बाप भी पाकिस्तान पे आंच नहीं ला सकता। जो कायद आज़म ने फरमाया था, नथिंग कैन अनडू पाकिस्तान। क्या मारका हक ने, बुनियानुम मरसूस ने ये मैसेज नहीं दिया दुनिया को? आज भी ये रेवरबेट कर रहा है इस पूरे खित्ते में, दुनिया में, दैट हाउ वी रीस्टैब्लिश्ड क्विकली, फर्मली, लाउडली, क्लियरली द डिटरेंस विद एन आवर्स, एंड द मैसेज वी गिव दैट डे आल्सो पोस्ट मारका हक, एंड दैट इज स्टिल देयर। जो हुआ वो इस कौम का बच्चा बच्चा जानता है, वो आप सब जानते हैं। इस कौम क्या, हिंदुस्तान के बच्चे भी जानते हैं, माने नहीं माने ये दूसरी बात है, जानते सब हैं। और जितनी मर्जी फिल्में बना लें, जो हक़ाइक़ हैं वो नहीं तब्दील किए जा सकते। DGISPR ने कहा कि एक पाकिस्तान और दूसरा फील्ड मार्शल दिन रात भारत के ख्वाब में आते हैं। पहलगाम वाक़े के बारे में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पहलगाम भारत का रचाया हुआ ऐसा ड्रामा था जिसके बारे में खुद भारत के अपने लोग भी सवालात करते हैं। आज भी इंटरनेशनल कम्युनिटी ये सवाल करती है, पाकिस्तान के बच्चे सवाल करते हैं, हिंदुस्तान के जी शऊर लोग सवाल करते हैं। आप सुने उनके मीडिया को कि कौन है पहलगाम के पीछे, किस लिए कराया गया। तो ये जो ड्रामा है दहशतगर्दी का, ये हमेशा के लिए दफन हो गया। नोबडी बायज दिस। ये जो गंद
ये जो वाहियात किस्म का एक ड्रामा उन्होंने लगाया हुआ है बार बार कि जी ये दहशतगर्दी करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, और तुम खुद हो सबसे बड़े दहशतगर्द। डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशंस भी इस मौके पर तर्जुमान पाक फौज के साथ मौजूद थे और उनका कहना था कि भारत को अपनी बहरी ताकत पर बड़ा नाज था। बहरी बेड़ा तैनात करने की बड़ी कोशिश की लेकिन जहरियत की हिम्मत न कर सका। आप सबने देखा कि जब भारतीय बहरिया का एक पीएटाई को लाइव ट्रैक किया गया, वो इसका सबूत है कि उस वक्त तो हमारे निशाने पे था। न सिर्फ ये बल्कि मार्का हक के दौरान पाक बहरिया और पाक फिजाइया भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को गर्क करने के लिए बिल्कुल तैयार थी, लेकिन भारतीय बहरिया अपनी बहरी पनाहगाहों तक ही महदूद रही। इन नटशल पाक बहरिया ने इस मार्के के दौरान अपने से कई गुना बढ़े। हम सब जानते हैं कि उनका जो साइज़ है और नंबर्स हैं वो कितने हैं। कई गुना बड़े दुश्मन को इंतहाई पेशा वराना और मौसर अंदाज में वाज़े बिल्कुल क्लियर पैगाम दे दिया कि किसी भी मुहिमजोई का नतीजा उसकी तवक्कुआत और ख्वाहिशात के ऐन बरक्स हो सकता है। अब बहरिया की बात तो हुई, फिर फ़ज़ाइया जिसने बड़ा अहम किरदार अदा किया उसका भी तस्करा करेंगे। और डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ प्रोजेक्ट्स एयर वाइस मार्शल तारिक गाजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके साथ शिरकत की। बताया उन्होंने कि मारका हक के दौरान पाकिस्तान का दिफाई पोस्चर सेकंड्स में विद इन सेकंड्स जारहाना पोस्चर में तब्दील हुआ। पाकिस्तान का रद्द अमल दुश्मन के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। पाकिस्तान की फतह का स्कोर है 8-0। उन्होंने भारत के तबाह होने वाले तैयारों के नाम भी बताए हैं। इमीडिएटली ये जो प्रोजेक्टाइल से पिक हुए एंड दे वर कैटेगराइज्ड एज हॉस्टाइल एक्शन, और जो कुछ हुआ दैट वाज अ ग्रेट सरप्राइज फॉर द एनिमी एंड दे विल रिमेंबर थ्रू आउट देयर लाइफ। एयर चीफ मार्शल सिद्धू इमीडिएटली ऑर्डर्ड अ स्विच और एक सीमलेस ट्रांसफॉर्मेशन में पीएफ का जो डिफेंसिव पोस्चर था इट वाज इन सेकंड्स कन्वर्टेड इनटू एन ऑफेंसिव पोस्चर। जो किलर्स डेजिग्नेटेड किलर्स थे एम्बेडेड इनटू पीएफ्स पैकेजेस, दे स्टार्टेड टारगेटिंग उनके जो टॉप लाइन फाइटर्स थे, और विद इन मिनट्स हमने देखा कि अब जो मुझे कहना पड़ेगा कि अब हम 8-0 पे हैं। पैसा चाहिए देखिए, और हमारी एक साल कंफर्म्ड किल्स जो हैं वो 4 राफेल्स, 1 Su-30, 1 MiG-29, 1 Mirage 2000 और एक एक्सपेंसिव मल्टी रोल अनमैन्ड सिस्टम ऑल्सो। मारका हक के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान की ताकत देखी थी। DGISPR ने कहा कि हम 14 अगस्त को पावर पोटेंशियल की छोटी सी झलक अवाम को भी दिखाएंगे। मारका हक के दौरान पाक फौज ने दुश्मन को तो सबक सिखा दिया है, साथ ही साथ दुनिया को भी दिखा दिया है कि हमारा दिफा नाकाबिल तस्खीर था, है और रहेगा। इसी पे ज़रा बात करते हैं, और जाहिर है ये छोटी मोटी बात नहीं है, एक कारनामा है। ये जो हमारी बर्तरी है, अब वैसे तो हम देख सकते हैं कि साइज़ ऑफ द अफवाज का कोई कंपैरिजन नहीं है, फिर अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को पाकिस्तानी अफवाज ने किस तरह धूल चटाई, ये एक केस स्टडी है जो दुनिया की अफवाज को पढ़ाई भी जा रही है, जाएगी भी। डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर सिक्योरिटी उमूर हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, अपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब बताइएगा, जाहिर है दुश्मन को जोम तो था, अपनी ताकत पर जोम था, वो हमसे कई गुना बड़ी फ़ौज भी हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, हम भी आपको पता है हम वक्त तैयार रहते हैं, हमने भी एक्सेलेंस हासिल की हुई है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या ट्रेनिंग हो। व्हाट वर दोज डिसाइडिंग फैक्टर्स जिन्होंने इतना बड़ा फ़र्क क्रिएट कर दिया बिटवीन द टू पार्टीज़? शुक्रिया अब्दुल्ला सुल्तान साहब। देखिए, इंडियन फौज को ये था कि उनकी जो गवर्नमेंट उनको $92 बिलियन का दिफाई बजट हर साल देती है, और पिछले कई सालों से तकरीबन 10, 12, 14 साल से इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर रहा है दुनिया, और ये बड़े टिकलेट फैक्ट्स हैं। तो वो एक ओवर कॉन्फिडेंस था। प्लस इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि नरेंद्र मोदी ये समझते थे कि मैंने इनको बड़े राफेल और S-400 लेके दिए हुए हैं, तो मैं भी जरा ट्राई करूं। और आपको पता है वो थोड़ी बार हर 2, 4, 3 साल बाद वो कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग वहां चलता रहता है। और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी गोल्स हैं
वो उनके इलेक्टोरल गोल से लिंक है, तो उन्होंने ऐसी चीजें जरूर करनी होती है, तो फौज को फिर एज ए वो टूल यूज करते हैं ताकि वो अपनी जो पॉपुलैरिटी है उसको एनहेंस करें। इसीलिए तो कहा जाता है कि अब इंडियन फौज जो है वो दिल से नहीं लड़ती थी, बिकॉज उनको पता है कि ये हमें एक अननेसेसरी वॉर में लेके जाया जा रहा है। तो मुझे लगता है वो जो टूल्स है वो उनको एक बहुत ज्यादा गलतफहमी थी और वो समझ रहे थे कि शायद पाकिस्तान इंटरनल पॉलिटिकल चैलेंजेस में फंसा हुआ है, इसकी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के मसले हैं, तो शायद हम जो भी करेंगे तो ये हमें एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिल सकता है। वो बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन, और अभी इंडिया के अंदर जितने भी स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं वो ये समझ रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट और जो लोग थे उन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान को मिसकैलकुलेट किया कि ये अपनी पॉलिटिकल चीजों में मसरूफ है, बल्कि उनको ये पता चला कि ये तो बिल्कुल रेडी है, और सिर्फ एक डोमेन में रेडी नहीं है, ये तो हर डोमेन में रेडी है। हम आप स्पेस की बात करें, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की, सी नेवी की बात करें, तो मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट चीज थी और दे नेवर थॉट कि इसकी ये स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। और एक और चीज भी है, अमेरिकी जब भी नई लीडरशिप आती है अमेरिका के अंदर, तो इंडियन गवर्नमेंट हमेशा उसकी अटेंशन अपनी तरफ ड्रॉ करने की कोशिश करती है, और फिर इस तरह के दहशतगर्दी का वाकया करवा दो। जब अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट भारत में हो, मोदी साहब उस वक्त सऊदी अरब में, तो उसके वो कॉन्सिक्वेंसेस और आप पिक्चर देखें किस तरह की ड्रॉ हो रही थी। तो मुझे लगता है कि वो सारी चीजें मिसकैलकुलेट कर बैठे, और फिर उनको ये भी था कि हमारे तो ग्लोबल बहुत सारे पार्टनरशिप्स हैं, हमारी तो ग्लोबल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, सिर्फ 20-22 अरब डॉलर से ज्यादा तो असला उन्होंने सिर्फ अमेरिका से खरीदा हुआ था, तो वो शायद बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर बैठे अपनी फौज की ताकत को। डॉक्टर साहब, हमारी जो आज ग्लोबल स्टैंडिंग है, दुनिया हमें जाहिर है जिस नज़र से देख रही है, दुनिया हमारी तरफ इसलिए देख रही है कि हम अमन करा सकें, हम तस्वीर करा सकें, हम राजीनामे करा सकें, हम ग्लोबल अमन में कंट्रीब्यूट कर सकें। और हमने देखा कि ऑपरेशन मारका हक बुनियानुम मरसूस हम आज जिस मकाम पे मौजूद हैं उसकी बुनियाद बना, वहाँ से हमारा ये सफ़र शुरू हुआ। अब भारत तो जितनी मर्जी फिल्में बना ले, अपने लोगों को गुमराह करने की जितनी मर्जी कोशिश करता रहे, लेकिन दुनिया आपको लगता है कि हमें अब किसी और नज़र से इसीलिए देख रही है क्योंकि हमने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को इस तरह शिकस्त फाश दी है? डू यू थिंक दैट इज अ कंट्रीब्यूटर? देखिए, बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि दुनिया ये समझ रही थी कि हम तो इंडिया को तैयार किया जा रहा है चाइना का मुकाबला करने के लिए, और ये जितनी बड़ी पिछले 20-22 साल से जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही थी वो इंडिया के अंदर इसी सेंस में हो रही थी। लेकिन उनको ये चीज का एहसास हुआ कि आपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कर दी, आपने मिलिट्री हार्डवेयर भी दे दिया, आपने पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी दे दी, लेकिन फिर भी ना फौज लड़ सकी। देखिए, ये एक जैसे बैटलफील्ड फेलियर भी था, फिर ये पॉलिटिकल फेलियर भी है, फिर साइकोलॉजिकल फेलियर भी है इंडिया के लिए, सोसाइटियल फेलियर भी है। तो वो उन्होंने इस चीज को महसूस किया कि पाकिस्तान जो है ये हम इसको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, और हमने ना तो इनको डिफेंस मिलिट्री हार्डवेयर इतने सालों से दिया, एक अपार्थाइड किस्म की सिचुएशन में थे कि भाई हमें, और आज भी इंडिया ये कोशिश यही करता है कि पाकिस्तान को दुनिया को कोई मिलिट्री हार्डवेयर ना मिले। तो मेरा ख्याल है कि दुनिया में और एंगल से देख रही थी, लेकिन अब आप देखें हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी की वजह से हम दुनिया में जिस तरह रेलिवेंट है। प्रेसिडेंट ट्रंप आए रोज पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का जिक्र करते हैं। सो मुझे लगता है कि ये जो एक पॉलिटिकल और मिलिट्री और पूरे जो सोसाइटी के अंदर जो साइनर्जी नजर आ रही है, ये पहले कभी भी नजर नहीं आ रही थी, और अब दुनिया देख रही है कि ये मजबूत मुल्क है। एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी मौजूद है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी मौजूद है, डायरेक्शन भी है, और जब इनके ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो सारी दुनिया ये महसूस करती है कि इन्होंने महसूस किया कि ये इकट्ठे भी हो जाते हैं, और हमने देखे डिलीवर भी किया। जब मिलिट्री डोमेन की बात थी तब भी डिलीवर किया, जब दुनिया को ये पता चला कि ये अमन के दाई हैं, उस वक्त भी जब सीज फायर हुआ, हालांकि हम बेहतर पोजीशन में थे, हम और भी इंडिया को मार सकते थे, लेकिन हम सीज फायर की तरफ गए। और अब दुनिया ये महसूस कर रही है कि अरेबियन सी से लेके मेडिटेरेनियन तक ये वो मुल्क है जिसकी तरफ दुनिया देख रही है कि फॉर एग्जांपल मिडिल ईस्ट में जिस तरह अब जो चीज़ें तब्दील हुई हैं, अब बताइएगा, एक नया सिक्योरिटी पैराडाइम भी आप देख रहे हैं। मतलब हमारा इत्तेहाद, हमारा डिफेंस पैक्ट विद सऊदी अरेबिया तो है ही, फिर उसमें तुर्की को भी हम अगर डाल लें या इजिप्ट को भी डाल लें, ये जो जिसे कहते हैं कोऑपरेशन, एक इत्तेहाद इस खित्ते में उभर कर सामने आ रहा है, और इसके मद्दे मुकाबिल भी एक इत्तेहाद ही समझ लीजिए एक है मौजूद, उसमें भारत है, उसमें इजराइल है, उसमें और भी खित्ते के ममालिक हो सकते हैं। सो ये कितना बड़ा चेंज है या शिफ्ट है?
देखिए जारी बात है, भारत और पाकिस्तान की जंग के बाद जो हमारा एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, आप देखिए पाकिस्तान की फौज वो फौज है जिसको एजाज हासिल है कि वो हरमैन की हिफाजत के लिए मामूर है। उसके बाद जारी बात है, जो अब मिडल ईस्ट की सिचुएशन डेवलप हुई, हमने देखा पिछले जून में जब ईरान पे हमला हुआ और इसराइल की हमने वॉर, उसकी एक्सपेंशनिज्म के डिजाइन देखे। तो मेरा ख्याल है कि अब तुर्की, इजिप्ट, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया ये एक इस तरह के इनिशिएटिव को ले रहे हैं। लेकिन जारी बात है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है कि वो किस तरह की ये फैसले करते हैं। लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूं कि पूरी दुनिया के अंदर, मुस्लिम दुनिया के अंदर पाकिस्तान का ये इमेज अब जारी बात है कि ये वो मुल्क है जो जिसके ऐसे दोस्त हैं जिसे कहते हैं फ्रेंड्स विद लिवरेज। तो हमारे फ्रेंड्स विद लिवरेज भी हैं, हम मिलिट्री कैपेबिलिटी भी रखते हैं। वो समझ रहे हैं कि इनको सिर्फ इस में सिर्फ देखा जाए इंडिया पाकिस्तान के फ्रेमवर्क में ना देखा जाए, हमें एक रीजनल सिक्योरिटी स्टेबलाइजर मिडिल ईस्ट के अंदर भी देखा जा रहा है। इसीलिए आप देखें कि फील्ड मार्शल ने जो इजिप्ट के दौरा किए, लीबिया के, नॉर्थ अफ्रीका में, तो एक नया मोमेंटम शुरू हुआ है। मैं समझता हूँ एक नया डिप्लोमेटिक, मिलिट्री डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव, स्टेबिलिटी प्रोवाइडर के तौर पर आप कह रहे हैं देखा जा रहा है, एक नया दौर पाकिस्तान को शुरू हुआ है। अच्छा, जाहिर है, लेकिन एट द सेम टाइम हम तो यहाँ पे अमन की भी बात करेंगे, चाहे वो अमेरिका और ईरान हो, वो भी आपको पता है अब मुज़ाकरात का एक दौर हो चुका, उसके बाद भी अब कोशिश है पाकिस्तान के ज़रिए कि मुज़ाकरात कामयाब हों, परमानेंट सीज़ फायर हो और मामलात आगे बढ़ें। भारत में बीजेपी जहाँ अपना पॉलिटिकल असर और रसूख भी बढ़ा रही है, अभी हमने मगरबी बंगाल के इलेक्शंस भी देख लिए, वहाँ पे आपको क्या लगता है जो पॉलिटिकल पिक्चर है हमारे सामने, चाहे वो हिंदुत्व की हो, मुसलमान दुश्मनी की हो, यही अभी सिलसिला चलता हुआ नज़र आ रहा है? क्योंकि अल्टीमेटली तो द आइडियल सिचुएशन वुड बी कि दोनों मुल्क जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जो इतनी बड़ी आबादी के हामिल हैं, बैठें, अपने मसले हल करें, बात करें। देखिए बिल्कुल, पाकिस्तान तो हमेशा से इंडिया के साथ अपने सारे मसले बैठ के हल करना चाहता है और जंग कभी किसी मसले का हल नहीं है। देखिए, हम तो अमेरिका और ईरान को कह रहे हैं कि आप टेबल पे बैठे और बिठाया है, सीज फायर कराया, बिठाया, तो हम इंडिया के साथ भी हमेशा बैठने को तैयार है। लेकिन वहां पे देखिए अब्दुल्ला साहब, माइंडसेट ही चेंज है। वहां पे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो एक ही चीज समझती है। पाकिस्तान के जवानों को कहा जाता है तुम्हारे लिए तो मेरी गोली है। दुनिया का कौन सा वजीर आजम कहता है किसी मुल्क के जवानों के लिए कि तुम्हारे लिए मेरी गोलियां हैं? मतलब ये कैसी 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है। बाकी दुनिया में जाके आप कहते हैं कि हम इक्तिसादियात की बात करना चाहते हैं, अपने आप को मार्केट के तौर पे पेश करते हैं। नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश में मुसलमान है, उनको भी टफ टाइम देते हैं, घर पे भी मुसलमानों को टफ टाइम देते हैं। आपको पता है बीजेपी जितनी मर्जी सीटें जीत जाए, लेकिन उन्होंने कभी मुसलमानों को कभी टिकट नहीं दी, किसी मुसलमान जो पॉलिटिशियन को। इसी तरह पाकिस्तान को भी इसी लेंस से देखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ हमेशा कोशिशें हुई हैं और अभी भी जारी बात है, लीडरशिप ये चाहेगी कि अपने मसले बैठ के हल करें। जब ये वाकया हुआ था पहलगाम का, तब भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ऑफर किया था कि आए टेबल पे बैठे, तहकीकात कराएं। लेकिन अब हमें मसला है कि देखिए कॉन्टिन्यूसली पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाई जा रही है, कॉन्टिन्यूसली प्रॉक्सीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब दुनिया को इस चीज की समझ आ रही है कि पाकिस्तान, देखें पाकिस्तान मुतासर है दहशतगर्दी की जंग से। इंडियन फौज ने कब कभी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन दुनिया में किए हैं? वो कभी उन्होंने, आप वो अपने आप को कहते हैं कि हम मुतासर हैं। अब हम मुतासर हैं, हमारे यहाँ पे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारी अवाम शहीद हो रही है। हम चाहते हैं इंडिया इस रास्ते को तर्क करे और इंडियन अवाम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो पॉलिटिकल मैसेज दे नरेंद्र मोदी साहब को, उनकी सरकार को, कि ये नफरत की सियासत बंद करें, आए टेबल पे बैठें। ये तो जब अवाम ये फैसला करेंगे कि अब नफरत की सियासत बंद होनी चाहिए तभी होगी, वरना तो ये नफरत का जो कारोबार है भारत में चल रहा है और चलता रहेगा शायद। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर कमर चीमा, आपने हमें वक्त दिया। अभी हम आगे बढ़ेंगे और साथ एक और मेहमान मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, हमारा इंतजार करें। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। सर, आज से 1 साल पहले भारत ने पाकिस्तान पर हमले की गलती की थी और बड़ा नुकसान भी उठाया। मतलब उसके बाद जो जहाज़ गिरे, उनकी फ़ज़ाइया दोबारा फ़ज़ा में नज़र नहीं आई। कितना बड़ा शौक था दुश्मन के लिए? देखिए, 1 साल पहले भारत ने जो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, स्टेट ड्रामा किया, उसके बाद पाकिस्तान में अटैक कर दिया। और अगर आपको याद हो 7-8 की रात को और दिन को, आपको याद है फजर के टाइम पे हमारे DGI ने कहा कि नाउ वेट फॉर अ रिस्पॉन्स। और वो रिस्पॉन्स ऐसी थी मेरे ख्याल में कि जो इंडियन आर्मी, इंडियन लीडरशिप और इंडियन अवाम हमेशा याद रखेंगे। क्योंकि उसके बाद जिस तरीके से हमारा वन फायर हुआ, हमारी एयरफोर्स ने, इंडियन एयरफोर्स का जो हाल किया, और फिर हमने जो कश्मीर के अंदर इनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर, इनकी
गन पोजीशन, इनके सारे हमने इस तरह तबाह किए कि उन्होंने सफेद झंडे उसी दिन रात को ही सफेद झंडे खड़े कर दिए। और फील्ड मार्शल रियासत मुनीर ने पूरी कौम को एक छतरी के नीचे इकट्ठा किया और उसके बाद जिस तरीके से शिकस्त फाश थी 3 दिन के अंदर, इनका मुंह काला किया, दुनिया में ये आइसोलेट हो गए। आपने देखा कि हमने 4 राफेल्स और उसके बाद MiG-29, SU-30, मिराज, इनके 8 जहाज हमने गिरा दिए। और इन्होंने इतने डर गए कि इन्होंने जाके सारे ग्राउंड जहाज किए और जाके छुप के बैठ। एंड वी आर टोटल एयर डोमिनेंस। ये फर्क हुआ हमारे फील्ड मार्शल ने। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बुलाया, सीट पर तो जो होनी थी हो गई। फील्ड मार्शल ने व्हाइट हाउस बुलाया, डिस्कशन हुई, लाइकिंग फॉर हिम। अगर आपको याद हो, हमेशा वो कहते थे वेयर इज द फील्ड मार्शल, आई लाइक हिम, ही इज अ गुड गाय, ही इज अ फाइटर। और वहां से जो हुआ वो हमने जो एक उड़ान भरी। आपने सऊदी अरब में देखा, हमारे से दिफाई मुआहदे कर लिए, स्टैटिक दुआई मुआहदा किया है। बाकी ममालिक ने हमारे से अभी कोशिश कर रहे हैं। दुबई में एयर शो हुआ, हमारे आपसे J-70 ने क्या मुजाहरा किया, कितने में ऑर्डर मिले, जब वहां पर क्रैश हो गया। सो इट वाज, आई थिंक, पाकिस्तान उसके बदले मुड़ के नहीं देखा। एंड नाउ सी इस वक्त पाकिस्तान का क्या स्ट्रेचर है और इंडिया का क्या स्ट्रेचर। अच्छा है साहब, अब आज के तो आज इस खत्ते में हम एक मजबूत पोजीशन में हैं। भारत को भी अब होपफुली किसी मिसएडवेंचर की जरूरत नहीं होनी चाहिए। चीन भी आपको पता है किस तरह पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अब ईरान भी पाकिस्तान का हामी नज़र आता है। रह गया अफगानिस्तान। क्या तालिबान रजीम से ये हम उम्मीद रखें कि बदलते हालात को देखकर वो भी अपना क़िबला दुरुस्त करेंगे, अपनी रविश तब्दील करेंगे? देखिए, उन्होंने देख लिया कि इंडिया के साथ जो उन्होंने उनके प्रॉक्सी बने उसमें भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है। व्हाट दे हैव डन है, आप मुझे बताइए कि जब अभी ये नरेंद्र मोदी गया था इजराइल, वहाँ इजराइल के प्राइम मिनिस्टर दोनों ने मिलकर कॉन्फ्रेंसी की और हमारी पोस्टों में याद है तालिबान रजीम ने अटैक किया 7-8 पोस्टों में। हमने इनका वो बुरकस निकाला था। तकरीबन 50-60-70 पोस्टों में हमने इनके कब्जा कर लिया, पोस्टें तबाह कर दी, वेपन तबाह कर दिए। 1200-1300 इनके दहशतगर्द थे, इनके फौज जो थे इनके दहशत किए, अफगान तालिबान रजीम के लोगों को हमने मार दिया। बख्तरबंद गाड़ियां तबाह कर दी, टैंक तबाह कर दिए। उसके बाद जब हमने एयर स्ट्राइक शुरू की करनी बगराम एयर बेस पे, आप ये देखें कि हमने इनके 100 के करीब ड्रोन तबाह कर दिए। देन इनके तकरीबन 50-60 हजार जो अमेरिकन साफ वेपन छोड़ के गए थे, राइफलें छोड़ के गए थे, सारी हमने उड़ा दी। इनके हेलीकॉप्टर उड़ा दिए, वहां टैंक खड़े थे वो उड़ा दिए, इनकी कमर तोड़ दी। एमुनिशन डंप जहाँ थे, इनके फ्यूल डंप थे, जो इनका टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था वो हमने उड़ा दिया। दे आर नाउ ऑलमोस्ट, इनकी कमर टूट चुकी है। तुम्हें इनको पैसा चाहिए, पैसे का लालच है, लुटेरे हैं, इलिजिटमेट गवर्नमेंट है, इन पॉलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं है। ना ताजिक्स हैं, ना उज़्बेक्स हैं, ना हज़ारास हैं। पश्तून अपने एक ग्रुप बना के जो 40% है वो बैठे हुए हैं। और वहाँ अभी तो वहाँ पर आपके सामने वहाँ पर यंग लोगों की, स्टूडेंट्स की एक रेजिस्टेंस मूवमेंट चल पड़ी है। वहाँ पर स्प्लिंटर ग्रुप से वो भी इकट्ठे हो रहे हैं और फिर अफगान अवाम भी खड़े होने के लिए अभी हमें चाहिए अपनी मर्जी की हुकूमत। अफगान अवाम के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेकर आए ताकि उनके हुकूमत आए, उनके दुनिया से सवादी ताल्लुकात हों और इस खत्ते में अमन हो। हमें भी उस पर फायदा होगा कि हमारी कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान के थ्रू हो जाएगी, हमारा सीपैक बन जाएगा और इनको भी फायदा होगा। ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, जाहिर है इनकी तजारत पाकिस्तान के थ्रू ही हो सकती है, होती रही है। बहुत शुक्रिया आपका हारिस नवाज साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम सर। मारिका हक पे हम और भी बात करेंगे और साथ ही अमेरिका ईरान मुआहदा कहाँ तक पहुँच रहा है, नहीं पहुँच रहा है, उस पर भी डिस्कशन होगी। लेकिन एक ब्रेक लेंगे छोटी सी, थोड़ी देर में वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग। मारिका हक का 1 साल मुकम्मल हुआ, इस बारे में तो हम बात करते ही रहेंगे, लेकिन अभी ज़रा खित्ते की सूरत हाल पर भी आपको अपडेट दे दें क्योंकि रात में कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। वेल नॉट सो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स। अमेरिका और ईरान के दरमियान जब महसूस होता है ना कि कोई डील होने जा रही है, तभी अचानक से मामला ख़राब होने लगते हैं। वैसे स्पॉयलर्स की बात करें तो इसराइल तो बहुत दिन से लेबनान में स्पॉयलर का किरदार ही अदा कर रहा है, लेकिन रात का अमेरिका ने ईरान के जजीरा कशम और बंदर अब्बास पर हमला कर दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने हमलों की तस्दीक भी कर दी है। कहा है कि अमेरिका ने ईरान के बिला इश्तियाल हमले का ज़ाती दिफा में जवाब दिया है। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी अफवाज ने गाइडेड मिसाइलों से लैस अमरीकी बहरी जहाज़ों पर मिसाइल, ड्रोन और छोटी कश्तियों से हमला किया था, लेकिन अमरीका का कोई असासा निशाना
नहीं बन सका। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक अमरीका ने जवाबी हमला किया है जिसमें ईरान की उन तंसीबात को निशाना बनाया है जहां से अमरीकी जहाज़ों पर हमला हुआ था। अमरीकी सेंटकॉम ने वाज़ेह किया है कि अमरीका कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता, साथ साथ हमला भी हो है, साथ साथ ये भी जा रहे हैं और बयानात भी दे रहे हैं, लेकिन अमरीका पूरी तरह मुस्तैद है और अमरीकी अफवाज की हिफाजत के लिए तैयार है। चीनी खबरसां एजेंसी के मुताबिक अमरीका ने कशम जजीरे में एक लंगरगाह को निशाना बनाया है। बंदर अब्बास में धमाकों की आवाज़ ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की थी। सदर ट्रंप ने यकीन दहानी कराई है कि आतन हुर्मुस और अतराफ में ईरान के साथ झड़पों के बावजूद जंगबंदी बरकरार है। उन्होंने दावा किया कि अमरीका के 3 डिस्ट्रॉयर बहरी जहाज़ कामयाबी से आबन हुर्मुस पार कर गए हैं। अमरीकी जहाज़ों पर हमला भी किया गया मगर उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की एक मरतबा फिर तारीफ की। I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. Talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. It could happen any day. I believe they want the deal more than I do. Pakistan has been fantastic, and their leaders have been fantastic. The Field Marshal and the Prime Minister. And they asked us not to do it. We'll go back to it if we have to. They asked us not to do it during the negotiation. उधर बरतानवी खबरसां एजेंसी का दावा है कि इत्तफाक हो गया है, मुआहदे पे अभी भी गौर व ख़ौस जारी है। इब्तदाई फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया है। पहले मरहले में जंग का बाज़ाब्ता खात्मा होगा, यानी कि 3 मराहिल का जिक्र किया गया है। दूसरे मरहले में आबन हुर्मुस का बहरान हल किया जाएगा और तीसरे मरहले में एक जामे मुआहदे के लिए बातचीत की जाएगी जिसका टाइम फ्रेम भी शायद 30 दिन हो सकता है। इसी पे बात करते हैं। सरदार मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर रहे हैं पाकिस्तान के अमेरिका में भी, चाइना में भी। बहुत शुक्रिया आपका सरदार साहब, और जनेवा, न्यूयॉर्क और में भी खिदमत सर अंजाम देते रहे। साबिक सदर भी हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के। सरदार साहब, आपका वसी तजर्बा है, हम सब लोग हालात देख भी रहे हैं, आपसे हमारी गाहे गाहे बात होती भी रहती है। अभी हमें कल तक ये लग रहा था कि मामलात किसी मुस्बत समत में आगे बढ़ रहे हैं, बस किसी एक पेज के मुआहदे की बात हो रही थी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी इस बारे में ट्वीट कर दिया, एक्स पर अपना बयान दे दिया। ऑयल प्राइसेस भी एकदम नीचे आना शुरू हो गई, लेकिन एट द सेम टाइम उस वक्त भी और आज भी इजराइल लेबनान में अपनी बमबारी जारी रखे हुए है। वो सीज़ फायर के बावजूद अपनी कार्रवाइयाँ कर रहा है, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन अब ये ताज़ा हमले जो हो गए हैं जजीरा कशम पे और बंदरगाह बंदर अब्बास पे, क्या लगता है आपको? यू नो बोथ द पार्टीज वुड ओवरकम इट क्विकली एंड वो जो पीस प्रोसेस चल रहा है वो आगे बढ़ेगा, या कुछ दिन के लिए अब तात्तुल हम एक्सपेक्ट करें? पीस प्रोसेस अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये हमले जिनका आपने जिक्र हुआ है ये भी हुए हैं और इससे अमन के लिए और ख़ासतौर से जो ये मुज़ाकराती अमल है उसके लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, क्योंकि इस वक्त ईरान और अमेरिका दोनों बारूद के एक ढेर पे बैठे हुए, एक हल्की सी चिंगारी इसे पूरे के पूरे खत्ते को दोबारा जंग की लपेट में ले सकती है। फिर यह है कि यहाँ एक कम्युनिकेशन की जंग भी लड़ी जा रही है। मतलब आप देखें कि जो आप ईरान के बयानात देखें, उनके बाकर कालिबाफ जो उनके स्पीकर हैं, चीफ नेगोशिएटर ऑफ ईरान, तो उन्होंने एक तो प्रोजेक्ट फ्रीडम के मुअत्तल होने के ऊपर अमेरिका का मजाक उड़ाया और दूसरे उन्होंने कहा कि बैक टू के एक तो इसने काम नहीं किया और इसीलिए इसे मुअत्तल किया गया, और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि बैक टू फॉक्सियोस, जिसका मतलब ये है कि अमेरिका एक्सियोस जो इनका न्यूज़ आउटलेट है उसको जानबूझ के इस किस्म की खबरें देते हैं जिससे लगता है कि जी एकदम मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त हो रही है। इसका एक मकसद तो ये है कि मंडियों को मुस्तहकम किया जाए और जो कीमतों में उतार चढ़ाव है, तेल की, गैस की, अशिया खुर्दनी की, उनके ऊपर किसी तरीके से काबू पाया जाए और वो नॉट स्पायरल आउट ऑफ कंट्रोल। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि एक किस्म का फ़ौजी और सफारती दबाव, फ़ौजी, सफारती और माशी दबाव ईरान के ऊपर डाला जा रहा है कि वो अमेरिका के मुतालबात को मान ले, उसके ने जो भी शराइत इनके हवाले किए हैं उनके ऊपर दस्तखत कर दे। ये सदर ट्रंप बार बार कहते हैं कि इसका मुतबादल ईरान के लिए तबाही है, और वो ये कहते हैं कि हम पूरे का पूरा ईरान जो है उसमें एक बहुत बड़ा शोला नज़र आएगा, यानी मतलब ये है कि पूरे के पूरे ईरान को भस्म कर देंगे। तो इधर ईरान वाले जो है वो भी साबित कदम हैं और वो ये है कि वो अमेरिका की गैर मशरूत तौर पर
सारी के सारी शराइत मानने के लिए तैयार नहीं है। आपने खुलासा कर दिया, लेकिन मैं उसमें कि क्या तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। पाकिस्तान बहर सूरत कोशिश कर रहा है सालिस के तौर पर, अभी भी उसका जो है ईरान का और अमेरिका का उसके ऊपर एतबार है। और ये जो कोशिश है इसमें वो जो आपने 3 नुकात बताए हैं उसमें ये है कि सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि इनको आबना हरमुज़ को खोलना होगा और ईरान को अमेरिका को अपना मुहासरा उठाना होगा। और दूसरी जो सतह है वो ये है कि इनको जो है एक टाइम फ्रेम दिया गया है कोई तकरीबन 30 दिन का, जिसमें ये जौहरी मामला के ऊपर अपने इख्तलाफात को दूर करेंगे और कोई डील सामने लाएंगे। एक और चीज़ जो है जो उनके इंतहा पसंदाना मुतालबे हैं ख़ास तौर से ईरान के, वो अपनी जगह पे कायम है। वो ये कहते हैं कि आप यहाँ से सारे के सारे अड्डे ख़त्म करें, हमें जो है एक अदम जहरियत या नॉन एग्रेशन पैक्ट हमारे साथ करें कि आप दोबारा ईरान के ऊपर आप ये और इसराइल जो है हमला नहीं करेंगे। ये एक और उनकी शर्त है। और फिर ये भी एक तजवीज़ है कि जब ये तमाम मामलात हल कर लें, मसलन पहला मामला जो है जौहरी प्रोग्राम का है और दूसरा उसके साथ जुड़ा हुआ जो मामला है वो ईरान के ऊपर जितनी भी माशी और फौजी पाबंदियां उनको ख़त्म कर दिया जाए। उसके साथ साथ ये भी है कि हर कौम का मिजाज होता है और अब तक जाहिर है आपको, और ईरान अब बार बार ये वाज़ेह भी कर चुका है अपने बयानात में भी उनकी लीडरशिप के अगर हमें धौंस और धमकियों के ज़रिए मनाने की कोशिश की जाएगी तो वो तो हम मानेंगे नहीं। अब ज़ाहिर है अमेरिका भी स्टडी कर रहा है, वो जंग लड़ रहा है एक दूसरे फरीक के बारे में, उसकी नेचर के बारे में, उनके सोशल फैब्रिक के बारे में जानता ही होगा ना। जब ऐसे में जब कल सदर ट्रंप कह रहे थे एक इंटरव्यू में कि 1 हफ्ते में किसी मुआहदे तक पहुंच सकते हैं, ये जो ताज़ा झड़पें कह लें इसे, और साथ में इस बात पर भी इसरार कि सीज़ फायर नहीं टूटा, वो अपनी जगह बरकरार है, इसका क्या मानी लें हम? ये प्रेशर डालने की ही कोशिश है या फिर ये टिट फॉर टैट चलता रहेगा अभी कुछ दिन और? मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं अपना पहला पॉइंट मुकम्मल कर लूँ जी सर। और मैं उसके बाद मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। मैं ये कह रहा था कि उसके बाद जो है एक इनकी तजवीज़, जिस तजवीज़ का आप जिक्र कर रहे थे उसमें एक तजवीज़ ये है कि जब ये अपने मामला तय कर लें तो उसके बाद ये भी देखें कि पूरे के पूरे खलीजी रियासतों और ईरान में मजमूई तौर पर सिक्योरिटी को कैसे मुमकिन बनाया जाए, यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए कैसे कोशिश की जाए। क्योंकि ये भी देखिए कि जो खलीजी रियासतें वो ये कह रही हैं कि अगर कोई मुआहदा होता है ईरान और अमेरिका के दरमियान, और ईरान का ये मुतालबा है कि पूरी की पूरी कॉम्प्रहेंसिव जंगबंदी होनी चाहिए, तो उसमें यह है कि इसराइल भी शामिल हो और पोस्ट वॉर कलेक्टिव सिक्योरिटी का भी कोई कॉन्सेप्ट सामने आए जिसमें ये खलीजी रियासतें भी महफूज हों, क्योंकि वही जो है उसमें ये पूरी की पूरी कुंजी है कि ये जो मुस्तक़बिल है वो मुस्तहकम हो सकता है। आपके सवाल की तरफ मैं आता हूँ कि एक तरफ जो है ये कहा जा रहा है कि जी मुज़ाकरात का अमल तेज़ी से बढ़ रहा है और दूसरी तरफ जो ये है कि फ़ौजी कार्रवाई हुई। मेरा ख्याल है कि फ़ौजी कार्रवाई में अमेरिका ने इनकी टॉलरेंस की थ्रेशहोल्ड टेस्ट करने की कोशिश की। उनके 3 डिस्ट्रॉयर्स जो है वो वहाँ आबना हरमुज़ से गुजारना चाहते थे और उनका ख्याल था कि बग़ैर किसी रद्दोकत के, बग़ैर किसी रोक टोक के वो गुजार लेंगे। लेकिन ईरान ने हस्ब तवक्को उनके ऊपर हमला किया मिसाइल्स के ज़रिए और ड्रोन्स के ज़रिए, जिसके बाद अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की और उसमें कशम बंदरगाह और बंदर अब्बास दोनों के ऊपर हमले किए और कुछ कई इलाक़ों में और भी जो है धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। तो इसका मतलब ये है कि वो ये नहीं चाहते, इसके बावजूद अमेरिका नहीं चाहता कि किसी तरीके से जंग दोबारा से वसी पैमाने पर छिड़ जाए, क्योंकि सूरत हाल ये है कि अमेरिका भी इस जंग से निकलना चाहता है और ईरान भी। और एक कागज़ इनके सामने है जो कि एक वर्क है और वो उसके ऊपर जो भी, यानी ये एक किस्म का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा, ये मुकम्मल एग्रीमेंट नहीं होगा। मुकम्मल जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या मफाहमत की यादाश्त होती है, ये
ये जो यानी इसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहिए, तो ये जो होती है इसका मकसद ये होता है कि एक किस्म का पॉइंटर होता है कि जनाब एक बुनियादी इत्तफाक हुआ है और उसके बाद मामलात बाद में तय करेंगे, यानी मतलब किसी टाइम फ्रेम में करेंगे, एक फ्रेमवर्क ये मुहैया कर बुनियादी देता है। चीज़ों पर मामला तय पा गए और बाकी जो हल तलब मामलात हैं जो बड़े मेजर हैं उस पर शायद वक्त मजीद लगे। होपफुली ये MOU या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो हम कह रहे हैं ये इस तक जल्द पहुंच जाए दोनों पार्टीज। वक्त कम है हमारे पास है। बहुत शुक्रिया आपका वंस अगेन, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। पाकिस्तान आज भी एक ऐसी जंग लड़ रहा है जिसमें जीत के लिए हम में से एक एक को लड़ना होगा। ये जंग है पोलियो वायरस के खिलाफ जो बदकिस्मती से आज भी पाकिस्तान में मौजूद है और इससे छुटकारा बस वैक्सीन के ज़रिए मुमकिन है। 18 से 24 मई तक एक खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी, लेकिन ये मखसूस इलाकों को टारगेट कर रही है और यूनिसेफ के ताबन से इसे सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज़ मुहिम का नाम भी दिया गया है। इससे होपफुली फ़र्क पड़ेगा। इस पर बात करते हैं डॉक्टर असरारुल हक तर्जुमान हमारे साथ मौजूद हैं NEOC। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बताइएगा कौन कौन से इलाके इस मुहिम में खुसूसी तौर पर टारगेट किए जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो वेरी मच एंड बहुत शुक्रिया जियो न्यूज़ का। एज ऑलवेज आप हमारे साथ ऑलवेज देयर डॉक्टर साहब। एग्जैक्ट, थैंक यू सो वेरी मच जी, जज़ाकल्लाह फॉर दैट। हम इसको सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डे कहते हैं। इसमें 79 डिस्ट्रिक्ट्स हैं खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब में। सो ये वो टारगेटेड एरियाज़ हैं जहाँ पे हम जाते हैं जहाँ पे रिस्क जो है ना पोलियो का ज़्यादा होता है। ये हमारी कौमी मुहिम नहीं होती जी। अच्छा, ये इनसे हम क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? कितने बच्चों को हमने पोलियो के खतरे पिलाने हैं? फिर हाउ डू वी प्लान टू डील विद द रिफ्यूजल्स एंड अदर थिंग्स? इसमें ये जो हमारी नेशनल इम्यूनाइजेशन डे होती है वो तो हमारा ओवरऑल तकरीबन 2 से 4 मैक्सिमम हम कराते हैं पूरे पाकिस्तान में, जबकि हमारे सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज जिस तरह मैंने कहा ये टारगेटेड होते हैं जहां पे हमारे पास पोलियो का रिस्क ज्यादा होता है। और इस दफा जो हम टारगेट कर रहे हैं वो तकरीबन ऑलमोस्ट 1.9 करोड़ जो है ना, तकरीबन 2 करोड़ आप कह लें, 2 करोड़ बच्चों को हम वैक्सीन पिलाने जा रहे हैं। ये स्पेसिफिकली वो एरियाज होती हैं जहाँ पे हमारे पास ये सारे चैलेंजेस हैं। एक्सेस के चैलेंजेस होते हैं, रिफ्यूजल के चैलेंजेस होते हैं, ऑपरेशंस के चैलेंजेस होते हैं, ज्योग्राफी के चैलेंजेस होते हैं। वो इलाके जहाँ तक हमें दोबारा जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ के बच्चों की कुव्वत मुदाफ़ियत उस तरह से नहीं है जो कि बाकी इलाकों की है। जिस तरह आपके सामने है कि अभी पाकिस्तान में टोटल 3 केसेस रह गए हैं इस 2026 में, तो वो भी 2 खैबर पख्तूनख्वा से हैं और 1 सिंध से है। सो ऐसे इलाके जहाँ पे हमारे पास स्टिल वायरस सर्वाइव कर रहा है, हमारे वो टारगेट हो। सेकेंडली जो रिफ्यूज़ल का है तो वो डेफिनेटली हर जगह पे रिफ्यूज़ल के डिफरेंट टाइप्स हैं। कहीं पे कल्चरल है, कहीं पे रिलीजियस है, कहीं पे मिसकंसेप्शन है। तो उसको डील करने के लिए हमारी स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज होती है। हम रिलीजियस को उलमाए कराम के थ्रू, मिसकंसेप्शन को डॉक्टर्स जैसे PPA PMA के साथ मिलके करते हैं। और इसी तरीके से कल्चरल को वहाँ के ट्राइबल एल्डर्स के थ्रू हम मोबिलाइज करते हैं जी। तो एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है जिसमें हम मुख्तलिफ तरीके अपनाते हैं और फिर उसको प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, बीच में हमने देखा 24 में फिर 25 में मुताद बड़े हौलनाक नंबर्स हमें लग रहे थे पोलियो के। अब आपको लग रहा है कि 2026 का अब तक जितना अरसा गुजरा है और जिन केसेस का आपने जिक्र किया, आर वी रिलेटिवली इन अ बेटर स्टेट राइट नाउ? आर वी बैक ऑन ट्रैक? जो बीच में हमें लग रहा था कोविड भी आया, सब कुछ हुआ, फिर मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी थी, तो काफ़ी चीज़ें डी ट्रैक सी लग रही थी, हो गई हैं। अच्छा अब्दुल्ला, वो कहते हैं ना आई थिंक आई वुड स्पीक टू अर्ली टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इस वक्त जो हमें जो इशारे और जो जिस तरफ हम इशारा दे रहे हैं, ये जो प्रोग्राम जिस तरफ कर रहा है, इस वक्त हमारे पास 29 माहौलियाती नमूने पॉजिटिव हैं 127 में से। एक वक्त ये था कि हमारे पास मोर देन 100 सैंपल्स पॉजिटिव होते थे। जिस तरह आपने कहा कि हौलनाक नंबर्स हैं, डेफिनेटली एक बच्चा भी एक हौलनाक नंबर है। इस वक्त जो है ना हमारे पास 3 केसेस हैं पूरे ऑलमोस्ट पहले क्वार्टर को करके। तो ये डेफिनेटली डायरेक्शन सही शो कर रहा है, लेकिन आई थिंक इट इज टू अर्ली टू सेलिब्रेट राइट नाउ। इट इज टू अर्ली एंड टू सेलिब्रेट, बट यस इट इज वी आर ऑलवेज देयर एंड वी शुड ऑलवेज एम्फसाइज ऑन द फैक्ट कि ये मुहिम चलती रहे और इसी तरह इंशाल्लाह हम पोलियो के खात्मे के करीब पहुंच जाएं। और आज आपको पता है जहां दुनिया में इतनी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, वी हैड टू मेक श्योर दैट वी डिस्कस इट ऑन नेशनल टीवी सो द पीपल हु डू नॉट नो उनको मालूम हो और पोलियो के कतरे बच्चों को पिलाए जाएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। मारका हक का 1 साल मुकम्मल होने पर हम याद कर रहे हैं अपने अफवाज पाकिस्तान के कारहाय नुमाया, उनके कारनामे, हमारी कौम का जज्बा, वो दिन जो हमने जिए, जो हमने देखे, जो हमने एक्सपीरियंस किए, और उसके बाद किस तरह हम विक्टोरियस, हम फातेह
इन दिनों में से निकले और आज पाकिस्तान के जो ग्लोबल स्टेज पर पोजीशन है उसकी दुनिया मुतरफ है। मारका हक के बाद पाकिस्तान आलमी मंजरनामे पर एक नई शनाख्त, एक नई पहचान के साथ उभर कर सामने आया है और भारत को वाज़ेह पैगाम तो सर्टनली मिला कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की जहारियत की गलती इससे बहुत महंगी पड़ सकती है। यही वजह है कि भारत ने अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिशें पहले से भी ज़्यादा तेज़ कर दी। बदकिस्मती से उन्हें अफगान तालिबान रजीम की सूरत में ऐसा सहूलतकार भी मिला जो पाकिस्तान के लिए चैलेंज बना हुआ था। अफगानिस्तान भारतीय प्रॉक्सीज़ के अलावा कलअदम TTP, BLA और दीगर दहशतगर्द गिरोहों का गढ़ बना हुआ है। मतलब A to Z जितनी दहशतगर्द दुनिया में तंजीमें, उनकी सबकी प्रेजेंस अफगानिस्तान में है। ये भारतीय प्रॉक्सीज़ पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयाँ करती रही हैं। पाकिस्तान को मजबूरन अफगानिस्तान के अंदर जाकर गज़ब लिल हक ऑपरेशन करना पड़ा। DG ISPR ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि दहशतगर्दी के हर वाक़े के पीछे भारत और अफगानिस्तान मुलव्विस है। हमने आपको बार बार सबके बात है कि पाकिस्तान में जो गर्दी है वो हिंदुस्तान के मैप पे की जा रही है और वो अफगानिस्तान बेस ऑफ ऑपरेशन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है कि जब से गज़ब हक जारी हुआ है तो कैसे जो सा है नंबर ऑफ इंसिडेंट्स हैव गॉन डाउन, द नंबर ऑफ टेररिस्ट किल्स हैव गॉन अप एंड देयर इज अ substantive marked increase in the terrorists being killed and the incidents going down. पाकिस्तान की तो बड़ी सादा एक रिक्वायरमेंट है, लॉजिकल रिक्वायरमेंट है, जस्ट रिक्वायरमेंट है कि आप अपनी ज़मीन को जो आपके ज़ेर तसल्लुत है अफगान तालिबान रजीम के, उसको ना इस्तेमाल होने दें पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी को। अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान के अंदर हमेशा से एक ग्रे एरिया रहा है। अच्छी बात यह है कि अब एक एक चीज़ वाज़ेह और क्लियर है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले अनासर के खिलाफ कोई रियायत नहीं है। पाक फौज के ऑपरेशन गज़ब लिल हक के नताइज भी आ रहे हैं। ऑपरेशन के बाद से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में वाज़ेह कमी आई है, मगर अब भी हालात काफ़ी चैलेंजिंग है और पाक फौज और कौम का अज़्म बता रहा है कि मारका हक और पुनियाना मरसूस की तरह गज़ब लिल हक भी कामयाबियाँ समेट रहा है और मज़ीद कामयाबियाँ समेटेगा। लेकिन सर्टनली दिस इज़ अ डिफरेंट ऑपरेशन टुगेदर। इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के बराए इत्तलात। इख्तियार साहब, आपसे हम सर्टनली जानना चाहते हैं, कल DG ISPR ने भी कहा कि हमारे यहाँ नताइज हासिल हो रहे हैं, कामयाबियाँ मिल रही हैं, दहशतगर्दों को जिस तरह वासिल जहन्नुम किया जा रहा है, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कम हो रही हैं। अफगान तालिबान रजीम में उनके ओहदेदारान की सतह पे या उनकी जो भी हुकूमत कह लीजिए इसे अगर हमने कहना है तो उस सतह पे कोई तब्दीली महसूस कर रहे हैं हम इन कार्रवाइयों के बाद? कोई अपना क़िबला दुरुस्त करने की उनकी तरफ से हम उम्मीद रखें या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला जी सर। देखिए, सबसे पहले तो ये हुआ कि ये एक तरफ मारिका हक था तो दूसरी तरफ ऑपरेशन ज़रबे लिल हक। दोनों लड़ाइयाँ और दोनों जंगें, चाहे वो इंडिया की तरफ से हो या वो अफगान तालिबान रजीम की तरफ से, ये हम पर मुसल्लत की गई है। ये हमारी बाय चॉइस लड़ाइयाँ नहीं थी। एक ने भी हमला किया था और ये भी हमला कर रहे थे और कई अरसे से, लंबे एक अरसे से, ये कई सालों से ये लगे हुए थे। कभी यहाँ पे खुदकश हमला, कभी वहाँ पे खुदकश धमाका, कभी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला, कभी पुलिस पर हमला, कभी बच्चों पर हमले, कभी खवातीन पर हमले, बाजारों में धमाके। तो ये बाय चॉइस जो थे तो ये लड़ाई जो थी ये हम पे थोपी गई, फिर उसके बाद हमने रिस्पॉन्ड किया। अब जिस तरह आपने DG ISPR की बात की, उसका उनका आपने क्लिप चलाया, बात सारी यही है कि जब से ऑपरेशन ज़रबे लिल हक शुरू हुआ है तो उनकी कार्रवाइयों में बहुत हद तक कमी आई है और जो टारगेटेड हमारे तरफ से, मतलब दहशतगर्दों का कला कमा करने की जो उसका नंबर है वो काफ़ी ऊपर गया है। अब जहाँ तक आप इसकी कामयाबी की बात कर रहे हैं तो 2-4 बार उन्होंने राब्ता अब किया है और वो कहते हैं कि हम बात करना चाहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो बात करने वाले जो पोजीशन या सिचुएशन होती है वो अभी शायद नहीं आई। लेकिन जब भी वो कोई संजीदा किस्म के मुज़ाकरात का मौका आया तो पाकिस्तान उसको ज़ाया नहीं करेगा। हम लड़ाई भी, अगर जंग भी लड़ रहे हैं इस वक्त, तो वो हम अमन के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जंग के अलावा कोई दूसरा रास्ता छोड़ा नहीं। अख्तियार साहब, आपकी गुफ्तगू से हम क्या अखज़ करें कि अभी ये कार्रवाई, ये ऑपरेशन गज़ब लिल हक इसी तरह जारी रहेगा और अभी पाकिस्तान मुनासिब वक्त का मज़ीद इंतज़ार करेगा कि अल्टीमेटली तो देखें बातचीत होनी चाहिए, होगी ही,
हम तो हमारे का हक की भी जब बात करते हैं उसकी कामयाबी को आज याद कर रहे हैं हम, लेकिन उसके साथ साथ हम ये कहते हैं कि दोनों मुल्क हमसाया ममालिक हैं एंड अल्टीमेटली अमन की बात वहाँ भी होनी चाहिए और यहाँ भी होनी चाहिए। सो अभी आपको लगता है कि अभी वो वक्त नहीं आया कि अभी बातचीत हो? कोई संजीदा अप्रोच उन्होंने अभी तक वो किया नहीं है कि जिसको आप कह सकते हैं कि ये एक संजीदा अप्रोच है और इसके ज़रिए बातचीत हो सकती है, वरना हम अमन के कोई मौका ज़ाया नहीं होने देंगे। पाकिस्तान तो अमन का ख्वाहा है, चाहे वो कोई भी बॉर्डर हो, मशरिक हो, मगरिब हो, शुमाल हो, जुनूब हो। हम तो नहीं चाहते कि किसी दूसरे के मुल्क में भी अमन ख़राब हो, लेकिन अपने अमन के साथ खेलने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। अब जो अफगानिस्तान तालिबान रजीम कर रहा है या जो इंडिया कर रहा है, ये इसके लिए तो बाकायदा इन्होंने पैसे इकट्ठे किए हैं, इन्होंने चंदा इकट्ठा किया है। इंडिया, इजराइल और अफगानिस्तान और एक आध मुल्क और भी है जिनका मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने तो बाकायदा पैसे पूल इन करके पाकिस्तान में ये तालिबान की जो एक्टिविटीज हैं इसको प्रमोट करना, BLA जैसी तंजीमों को प्रमोट करना और पाकिस्तान के अंदर जाफर एक्सप्रेस जैसे वाकयात करना, ये तो डेलिबरेटली वो कर रहे हो। इसके तो हमारे पास सबूत हैं। हम कोई पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तरह बातें तो नहीं करते कि हवा में बात करते हैं। आज वैसे मारिका हक को भी 1 साल पूरा हो रहा है, तो मेरे ख्याल में मुबारकबाद ही दे देते हैं हमें। पाकिस्तान की तमाम आवाम को मुबारक हो, मारिका हक की कामयाबी का 1 साल आज पूरा हुआ चाहता है। और ये भी एक तारीख बन गई है कि जब दुश्मन आपको अंडर एस्टिमेट करे, आपकी पावर को, आपकी ताकत को, आपकी कौमी वहादत को, आपकी कौमी यगानियत को, और फिर आप उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उसका जवाब फिर यूं दिया जाता है कि दुनिया फिर उसकी मुतरफ होती है। और आज भी मोदी 1 साल बाद तक दुनिया में कहीं भी, ना इंडिया के अंदर ना बाहर, कहीं वो आंख में लाने के लायक नहीं रहा। तो पूरी मुल्क को, पूरी कौम को मुबारक हो। हमारे वजीर आज़म, हमारे फील्ड मार्शल, उन्होंने जिस यकजहती के साथ ये लड़ाई लड़ी, बड़ी बॉर्डर्स पर, सरहदात पर, और जो हमारे सफारती सरहदात हैं वहाँ पर कोई फ़िज़ाई सरहद हो, ये लड़ाई हमने हर महाज पर जीती है। तो ये पाकिस्तानी कौम के लिए एक फ़ख्र का लम्हा है। पाकिस्तान का बनना, फिर उसका वजूद में आना, उसके बाद पाकिस्तान का एक मुत्तफ़िक का कॉन्स्टिट्यूशन बनना, फिर एटमी कुव्वत बनना, और उसके बाद फिर मारिका हक का ये मौका, मेरे ख्याल में ये हमारी ज़िंदगी का सबसे हसीन और पुरवकार, और जिसको पुरफ़ख्र कहते हैं, जिस पर फ़ख्र कर सकते हैं और आने वाली नस्लों के लिए हम कहानियाँ लिखें। जी बिल्कुल जी, हम सबको फ़ख्र है और इसीलिए आज हम फ़ख्र के साथ इस दिन को मना भी रहे हैं, याद भी कर रहे हैं 1 साल पहले जो हुआ, जो तारीख़ रकम हुई। इख्तियार साहब, लास्टली हम आपसे जानेंगे, हम सर्टनली जब पाक भारत ताल्लुकात की बात करते हैं तो ट्रंप भी इससे पहले बात कर चुके हैं, कह चुके हैं कि मसला कश्मीर में मुसालसी करा सकते हैं, और हम जो कॉन्फिडेंस इंजॉय कर रहे हैं आजकल सदर ट्रंप का या अमरीकी सदर और एडमिनिस्ट्रेशन का, वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। सो हम क्या अफगानिस्तान के मामले को लेके, क्योंकि वहाँ से हमारे ख़िलाफ़ मुसलसल दहशतगर्दी हो रही थी, और अभी तो हमने ऑपरेशन एक शुरू किया हुआ है जिसकी वजह से ज़रा कम हुआ हुआ मामला, हमें दुनिया में और किसी मुल्क की असिस्टेंस चाहिए, हमें कोई सपोर्ट चाहिए। हम अब अपना केस तो हम रखते ही हैं और दुनिया भी जानती है कि अफ़गानिस्तान में किस किस अल्फ़ाबेट के साथ दहशतगर्द तंजीमें मौजूद हैं। सो डू वी नीड सम असिस्टेंस फ्रॉम द वर्ल्ड एज वेल टू हेल्प अस डील विद दिस? देखिए, कश्मीर पे हमारा मौक़िफ़ जो है ना, वो ना कभी बदला है ना कभी बदलेगा। वो माजी में जो भारत ने किया, उसकी वो जो आईनी दस्तूरी हैसियत चेंज करने की कोशिश की, हमने उसको तस्लीम भी नहीं किया और ना कभी करेंगे। वही मुतालिबा है कि कश्मीरियों को उनका हक दिया जाए, और कश्मीर का जो प्लेबिसाइट है वही उसका हल है, इसके अलावा कोई हल कबूल नहीं है। जहाँ तक बात है प्रेसिडेंट ट्रंप की, तो प्रेसिडेंट ट्रंप की ऑफर बिल्कुल वैलिड है। तो अगर कोई ये मौका आया कि कश्मीरियों की मर्जी के मुताबिक और पाकिस्तान की गुज़श्ता तमाम जदोजहद जो कश्मीर के लिए रही है, वो दोनों मैच करते हुए अगर उसका कोई सोल्यूशन निकलता है,
तो हम उसके लिए 1 मिनट भी इंतजार नहीं करेंगे, हम उस हल की तरफ जाएंगे। लेकिन अब इंडिया को भी चाहिए, उसको भी समझ आ जानी चाहिए कि कश्मीर पर जो उसका नाजायज तसल्लुत है वो कुछ वक्त के लिए तो शायद रहे, लेकिन वो लंबी मुद्दत के लिए वो नहीं रख सकता। और पाकिस्तान के साथ जो शरारत या शरंगेजी की जो पॉलिटिक्स उसने गंदी सियासत शुरू की है, जैसे पहलगाम फॉल्स ऑपरेशन का उसने एक ड्रामा रचाया था, ऐसे वाकयात से अब उसको मेरे ख्याल में अब गुरेज करना चाहिए। उसको समझ आ गई है इंडिया अब कभी भी आप पर हमला करेगा क्या, वो सोचेगा भी नहीं, और उसको शरारत की भी मेरे ख्याल में अब जरूरत नहीं रही। तो उसको भी अगर मौका अमन मिला तो मैं नहीं समझता कि इंडिया उसको ज़ाया करेगा, बिकॉज उसको हमारी फौजी ताकत, फिजाई ताकत, अवामी ताकत और सफारती ताकत का इस वक्त बखूबी इल्म है कि हम कम से कम इंडिया से, चाहे वो वजूद में हमसे या तादाद में, आबादी में हमसे बड़ा हो सकता है, फौज की तादाद में हमसे बड़ा हो सकता है, लेकिन जो कुव्वत जिसको कहते हैं, जो जंग लड़ने की सलाहियत है, चाहे वो अवामी हो, फौजी हो, बरी हो, फिजाई हो या सफारती हो, उस पर वो हमारे गिट्ठो बराबर भी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका इख्तियार अली खान साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम सर। सो हम ज़ाहिर है जहाँ हमारे हक़ की बात कर रहे हैं, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की बात कर रहे हैं, वहाँ हमने ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ की भी बात की, और अफ़गानिस्तान से जिस तरह अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और अब तो इट्स एस्टैब्लिश्ड फैक्ट, उस पर पाकिस्तान ने भरपूर कार्रवाई की है जिसके नताइज भी मिल रहे हैं। कल DGISPR ने इसका जिक्र भी किया। मानिका हक़ की कामयाबी ने न सिर्फ खित्ते बल्कि मजमूई तौर पर दुनिया भर में अपने असरात मुरतब किए हैं। मई 2025 के सिर्फ 1 साल बाद हम इर्द गिर्द अपने ज़रा देखें अपने इर्द गिर्द, हमें पता है कि वह बहुत सारी टफ सिचुएशन हमें पेट्रोल की प्राइसेस, बिजली की प्राइसेस को लेकर हैं, लेकिन पाकिस्तान का टाइम बदल गया है और पाकिस्तान लाइमलाइट में आ गया है और अपने इलाके में अपनी बरतरी, अपनी हेजमनी साबित करने की कोशिश करने वाले भारत को दुनिया भर में शर्मिंदगी और खिफ़त का सामना है। आज भारत का आलम यह है कि किसी एक हमसाया मुल्क से इसके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। नेपाल, चीन, सब भारत से नाखुश हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जिसे दुनिया अमन के सफ़ीर के तौर पर देख रही है। पाकिस्तान अमेरिका ईरान जंग में सालसी का किरदार अदा कर रहा है। ईरान में तशक्कुर तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगते हैं। अमेरिका भी पाकिस्तान पर एतमाद कर रहा है। सदर ट्रंप अगर हर रोज़ नहीं तो एक दिन बाद तो पाकिस्तान की लीडरशिप का शुक्रिया अदा करते हैं या उनको अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। मारका हक़ के बाद पाक फ़ौज की पेशा वाराना महारत को हर जगह सराहा गया है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तारीख़ी दिफाई मुआहदा हुआ है। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका तस्करा भी किया है। हरमैन और शरीफैन की जो हिफाजत है वो सऊदी अरब की कौमी सलामती के साथ जुड़ी है। एनी थ्रेट टू सऊदी अरब वो हमारे लिए भी खतरा है, और इसी तरह जिस तरह हमें सऊदी अरब की सिक्योरिटी और सलामती अजीज है, उसी तरह सऊदी अरब को भी पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की सलामती अजीज है। इट्स म्यूचुअल फॉर बोथ द कंट्रीज। ये जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, दिस इज ए मैनिफेस्टेशन और ए कोडिफिकेशन ऑफ दोज डेकेड्स ओल्ड हिस्टोरिक very deep relations between Pakistan and the Kingdom of Saudi Arabia। ये जो मुहाफ़िज़ीन हरमैन शरीफैन का एजाज़ है ना, ये पाकिस्तान के हर बच्चे, हर मुसलमान के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। Certainly जी, मारका हक़ की शानदार कामयाबी के बाद पाकिस्तान के सियासी रहनुमाओं ने दुनिया भर के दौरे किए हैं। सफारती सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को पेश किया। दुनिया ने पाकिस्तान के स्टांस की तायद की। भारतीय मीडिया में आज भी बहुत सारे लोग तस्लीम करते हैं कि भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाहिरियत के दौरान अकेला खड़ा था। मतलब जो उनका मेन स्ट्रीम मीडिया जो थिएट्रिक्स वो करते हैं उसको ज़रा इग्नोर करें कुछ देर के लिए, या उससे एंटरटेन हो अगर आपने नहीं इग्नोर करना। उसके अलावा जो संजीदा कुछ 2-4 लोग हैं, आज भी जब पाकिस्तान अमेरिका ईरान तनाज़े को ख़त्म कराने के लिए अपना किरदार अदा करता है तो भारत में इस बात का भी रोना पिटना मचता है। और भारत आलमी या इलाकाई सतह पर आज कहीं नज़र नहीं आता। ये उनके अपने इंटेलेक्चुअल सवाल करते हैं। कई भारतीय तज्ज़ियाकार खुलेआम ये कह रहे हैं कि मोदी हुकूमत की खारिजा पॉलिसी बुरी तरह पिट चुकी है। इसी पर ज़रा बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर शहरी रहमान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक सफ़ीर रही हैं पाकिस्तान की अमेरिका में। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहिबा। सेनेटर साहिबा, आज से 1 साल पहले मारका हक़ और बुनियानुम मरसूस के यही दिन थे जब हमने दुनिया को यह बावर कराया कि हमारा दिफा नाकाबिल तस्खीर है। अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी जो समझते थे उनकी सब गलत फहमियाँ दूर हो गई। What do you have to say about it first?
जी बिल्कुल, बहुत गलतफहमियां थी लोगों को पाकिस्तान की अस्करी कैपेबिलिटी के हवाले से बड़े सवाल थे और बड़ी बड़की मारी जाती थी, ख़ास तौर से मोदी सरकार की तरफ से कि हम तो रौंद देंगे और हर किस्म की मतलब बात की जाती थी। तो ये इस वक्त जो ख़ासतौर से हमारी फ़ज़ाई जंग जो हुई है उसमें जो उनके जहाज़ों की और उनकी अफसोसनाक अना की जो आतिशफिशा बनी है, मैं बॉनफायर ऑफ मोदीज वैनिटीज कहती हूँ, या IAF की भी आप कहते हैं बॉनफायर, वो बनी। और उस हवाले से वो इतना वहाँ शौक था कि बहुत हफ्ते लगे भारत को समझने में भी, उनकी आवाम को समझने में कि एक नई हकीकत हमारे सामने आ गई और पाकिस्तान ने एक नई स्ट्रेटेजिक हकीकत इस्टेब्लिश कर दी है खित्ते में। और इस नई हकीकत के मुताबिक पाकिस्तान ना सिर्फ अपनी दिफा कर सकता है लेकिन भारत को अच्छी तरह से जवाब भी दे सकता है और भारत की शिकस्त भी यकीनी बना सकता है, जिसकी सदाकत दूसरे ममालिक में आलमी सतह पर कर रहे थे। ये इनके लिए एक बहुत बड़ा, मैं समझती हूँ, मुंह पे तमाचा था। मैं इस तरह की जबान नहीं इस्तेमाल करना चाहती, पर थी बात ऐसी कि ऐसा लगता था कि कोई ठंडे पानी का मुंह पे पानी फेंक दिया गया, बिकॉज भारत की सरकार, उनकी जो राइट विंग अवाम है, उनके जो बहुत सारे ऐसे एंकर्स हैं जो इंतशार फैलाते हैं, हेट स्पीच फैलाते हैं, फेक न्यूज़ का कारोबार गरम रखते हैं पाकिस्तान के बारे में, उनको बहुत शॉक हुआ, जिसे कहते हैं रूड शॉक। और इस सच्चाई को मतलब एक्सेप्ट करना, तस्लीम करना उनके लिए बहुत बड़ा एक कड़वा घूंट था। बिल्कुल कड़वा घूंट था, लेकिन भरना तो पड़ा। अब शरी साहबा, हमारी अफवाज ने जब अपना काम कर दिया तो उसके बाद एक बड़ी जिम्मेदारी थी सियासी क़यादत की, फ़ॉरेन ऑफिस की, डिप्लोमेटिक मिशंस की, कि वो दुनिया को पाकिस्तान की स्टोरी बताएं, पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़े अल्फाज में और जो हमारी कामयाबियाँ आएँ उसके बारे में ब्रीफ़ करें। हमने दुनिया में वफूद भी भेजे और उन्होंने भरपूर अंदाज में काम भी किया। क्या लगता है आपको उनके उस काम के क्या नताइज निकले, और आज जो हम दुनिया में अपना बदला हुआ इमेज देख रहे हैं, क्या ये इस कोशिश का नतीजा है? देखिए, बिल्कुल हमारा इमेज बदल चुका है। हर वक्त में पाकिस्तान की जो इत्तेहाद था, ख़ास तौर से हुकूमती इत्तेहाद, वो तो नुमाया था। मुसल्लह अफवाज ने अपना लोहा मनवाया बैटल फील्ड पर, और कन्वेंशनल डिटरेंस जिस तरह उन्होंने एक नई मिसाल रकम की है पूरे एशिया में, मैं समझती हूँ। एक वक्त को तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने क़यादत की, जो मेन था, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इसमें नुमाया किरदार अदा किया कि उन्होंने अपना एतमाद रखा। तो ये वफूद जो हैं, इन्होंने हर बड़े कैपिटल में एक पाकिस्तान का एक प्रोफाइल ऐसा इस्टेब्लिश किया और बनाया जिससे पाकिस्तान का सॉफ्ट पावर नजर आने लगा। आपने हार्ड पावर तो अपना दिखा दिया मार्का हक में और बुनियान मरसूस में, इससे पाकिस्तान का सॉफ्ट पावर नजर आने लगा। और उसके बाद जो आपने इन दोनों को कंबाइन करके, इनकी पॉजिटिविटीज को जोड़ के, आपने जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी मैं बहुत क्रेडिट देती हूँ कि उनका भी एक ये विजन है कि आगे चल के पाकिस्तान एक ऐसा स्ट्रेटेजिक स्टेबलाइजर बने कि हम उसे हर जगह, हर मोड़ पर हम किरदार अदा कर सकें जो पॉजिटिव हो। और इसे कहते हैं स्मार्ट पावर जी। जब आप हार्ड और सॉफ्ट पावर को इस्तेमाल करते हैं तो पाकिस्तान 21वीं सदी की में जो बहुत ही जंग आलूदा सदी है, मतलब ये इस वक्त दूसरे जंग अजीम के बाद मैं समझती हूँ सबसे ज़्यादा इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट्स दुनिया में एक्टिव हैं, और पाकिस्तान बजाय जंगों में इन्वेस्ट करने के अपना दिफा भरपूर कर रहा है और हार्ड पावर दिखा चुका है, मसल फ्लेक्स वो दिखा चुका है और बड़ी शान से दिखा चुका है। जो डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान कर रहा है वो और कोई मुल्क नहीं अब कर रहा। शरी रहमान साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। सेंटर साहबा, शुक्रिया, आपने वेट किया हमारे लिए। अब मारिका हक के 1 साल के बाद हम दुनिया में एक मजबूत पोजीशन में खड़े हैं, लेकिन
ज़्यादा अहमियत, ज़्यादा ताकत है तो ज़िम्मेदारी भी ज़ाहिर है ज़्यादा है। हमें अपने खित्ते का बड़ा भी बन के दिखाना है, जो हम कर भी रहे हैं, रोल निभा भी रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। और हमारी हुकूमत और सियासी क़यादत को मज़ीद आप समझती हैं कुछ करना होगा कि हम इस रोल को और या इस चैलेंज को और इसमें और बखूबी पूरा उतर सकें? पाकिस्तान का एक तसलसल रहा है डिप्लोमेसी में और अमन पसंदी में कि आप जिस वक्त भी कहें पाकिस्तान हमेशा किसी भी मुल्क के साथ मुज़ाकरात और ठंडे मतलब आप ठंडी बात करते हैं, एक कूल हेडेड बात करते हैं पाकिस्तान, तो मुज़ाकरात की मेज़ से पाकिस्तान ने कभी पीछे नहीं हटाया है जी, और कभी इनहराफ नहीं किया है, कभी कोई इस तरह का इख्तिलाफ खुद नहीं इनिशिएट किया है पाकिस्तान ने। पानी की जंग हो, किसी की चीज़ पर जंग हो, स्ट्रेटेजिक हो, पाकिस्तान इनिशिएट जंगे नहीं कर रहा है। पाकिस्तान एक प्रॉब्लम सॉल्वर है, पाकिस्तान एक अपने आप को सॉल्यूशन बनकर सामने ला रहा है। और जो मुल्क ये कर सकता है वो जंगे नहीं इनिशिएट करता, लेकिन वो अपनी दिफा ज़रूर करता है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि आप अमन पसंद होते हुए अपनी दिफा की सलाहियत भी रखें और रखते हैं, और आप ये बात इस्टेब्लिश कर दें कि हमारी इसमें महारत है, हम इसमें सामने सफ़े अव्वल में हैं, और किसी भी जंगी कोई भी कॉम्बैट सिचुएशन में वी आर इन द फ्रंट लाइन। लेकिन अब हम ये भी कह रहे हैं कि हम अमन पसंदी की, अमन और सालसी की सिचुएशन में वहाँ भी हम हरावत दस्ते में हैं जी। तो ये तो मैं समझती हूँ बहुत एक नुमाया पोजीशन है पाकिस्तान की, एक इनफरादी पोजीशन है दुनिया में। तो ये वक्त है जी सेशन का और अप्रिसिएशन का और उस बात को आगे लेके जाने का, उसमें इन्वेस्ट करने। बिल्कुल सही साहब, अप्रिसिएशन का वक्त है, साथ ही हमें मामलात पे भी नज़र रखनी है। भारत की आप देखें उनके अपने अंदर से कितनी आवाज़ें उठती हैं, पर्टिकुलरली उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी को लेके कि उसने हमें वो कि वहाँ पे जो नाक़दीन है वो कहते हैं कि मोदी की फ़ॉरेन पॉलिसी ने भारत को तनहा कर दिया है। दुनिया में बेनकाब तो हुआ ही था ये ऑपरेशन मारका हक के वक्त, और अब तनहा भी है। आपको लगता है कि क्या भारत दबाव में आएगा, या हम अब विद ग्लोबल कम्युनिटी और अमेरिका के सदर ने भी सालिसी की पेशकश की है कि हम मसला कश्मीर पर भारत को मुज़ाकरात की मेज़ पर देख सकेंगे, या फिर ये उम्मीद ना ही रखें हम? देखिए, मैं समझती हूँ कि कोई भारत इस वक्त किसी मच्योर सियासी अमल के मुताबिक चल रहा होता, या कोई ऐसी सोच होती जिसमें पुख्तगी हो या आगे की सोच हो, मगर ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा है। मोदी सरकार तो हर तरफ इंतशार ही फैलाती है, चाहे वो अपने मुल्क में हो या मुल्क के बाहर। कोशिश होती है उनकी, वो तो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी भी मारते हैं, और एक सियासी मैच्योरिटी से उन्होंने तो अपना दस्तबरी जैसे कर ली है। तो कोई और मुल्क तो कहता कि इस वक्त हम बात करें, हर जगह मुज़ाकरात की एक फ़ज़ा बनी हुई है, और ये एक अपॉर्चुनिटी होती है, ये एक मौका होता है जहां आप कहते हैं कि चलिए, जहां दूसरी तारीखी बातें दुश्मनियां सामने से कोशिश में है कि हल हो जाए, मुज़ाकरात की मेज़ पर फरीक आ गए, तो हम भी इस तरह अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। जिस फ्रीज किया हुआ है हमने खित्ते की सियासत को कोई 40-50 साल से, तो उससे आगे बढ़ने की पेशरफ्त करें। लेकिन भारत में इस वक्त ये जो सरकार है उनकी सोच में ये पुख्तगी नहीं नजर आती। वो तो उल्टा पानी को वेपनाइज करने की कोशिश करते हैं, हाइड्रो टेररिज्म की बात करते हैं, जो दुनिया में कहीं नहीं होता कि आप ह्यूमैनिटेरियन इस तरह ट्रीटीज जो हैं और वसाइल हैं। देखिए, पानी तो जिंदगी होती है, जिंदगी का एक सोर्स होता है, तो उसको भी वो वेपनाइज करते हैं और धड़ल्ले से करते हैं, और शर्माते भी नहीं है कहते हुए कि जी खून और पानी एक साथ नहीं बहा सकते। जी, मसला ये है कि शर्माते भी नहीं हैं कहते हुए। एक और मुल्क का वज़ीर आज़म होते हुए दूसरे मुल्क के लोगों को कह रहे हैं कि या तो रोटी खा लो या गोली खा लो। मतलब और क्या मायूब और अजीब बेहुदा बातें हो सकती हैं, लेकिन करते हैं।
और कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सेनेटर शहरी रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थी। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर याद कर रहे हैं हम, और हम इसका तस्करा आगे भी करते रहेंगे। अभी तो आपको पता है ये 2-4 रोज़ हैं जब तारीख़ रकम हुई पिछले साल, इन्हीं अयाम में, इन्हीं दिनों में। और क्या वक्त था, मतलब लिटरली ज़ाहिर है एक नेचुरल साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी होता है कि दो एटमी क़ुव्वतें एक दूसरे के साथ अब जंग, बाज़ाब्ता बाकायदा जंग शुरू कर चुकी हैं। लेकिन फिर जिस तरह हमारे मुहाफ़िज़ों ने हमारा मान रखा और हमारी हिफाजत का हक़ अदा किया और मुँह तोड़ जवाब दिया दुश्मन को, तो खौफ और एक बेयकीनी की सूरत हाल के साथ साथ तसल्ली, एतमाद और इत्मीनान भी था। हम इस पे तो बात करेंगे ही, लेकिन आगे चलकर हम पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट मैचों की जो सीरीज़ है उसकी भी बात कर लें। पहला टेस्ट मैच आज ढाका में खेला जा रहा है। पाकिस्तान के पास अपनी रेटिंग बेहतर करने के, आलमी टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल की तरफ कदम बढ़ाने के ये नादिर मौक़ों में से एक है। बाबर आज़म घुटने में चोट की वजह से बाय द वे नज़र लग गई ना, अब ये किसकी लगी है हम ज़रा ढूंढने की कोशिश करते हैं। सिकंदर है हमारे साथ। सो PSL 11 में बाबर आज़म आपको पता है सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर थी। और काफ़ी अरसे बाद एक्चुअली टेस्ट खेल रहा है पाकिस्तान, सो चैलेंजिंग भी हो सकता है। इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सिकू जी। सिकंदर, सबसे पहले तो आपने तो नहीं नज़र लगाई हमारे बाबर को? देखिए, सबसे पहले तो मैं मार्का हक की बात करूंगा। जी एक लाइन मुझे पता है कि आपने करनी है। हाँ, वो बिल्कुल मस्त है, इसलिए कि इतने जबरदस्त काम हुआ है कि ये वर्दी है तो धरती है, ये याद रखें। मैं पूरी कौम को बताना चाहता हूँ, ये वर्दी है तो धरती है, वरना हमारे दुश्मन हमारे साथ क्या करें आपको मतलब यू कैन नॉट इवन इमेजिन। अच्छा, आज का जो पिच टेस्ट मैच है, नंबर 1 तो 2 डेब्यूटेंट्स हैं, नए रखे हैं, बहुत अच्छा किया, यंगस्टर्स को खिला रहे हैं और वो भी इसीलिए खिलाया कि कोई अनफिट हो गया, वरना तो ये लोग जगह नहीं छोड़ेंगे। नंबर 1। नंबर 2, गुड टॉस टू विन। और आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हर टेस्ट मैच का पहला दिन उसके अंदर फैसला हो जाता है। जिस तरह 5 ओवर होते हैं T20 के, उसमें पता चल जाता है, इसमें पहले दिन पता चल जाता है कि टीम किस पोजीशन में खड़ी है। तो अभी तक ठीक है, मगर हमारे बॉलर्स ने इतनी अच्छी बॉल नहीं की जितनी की उन्हें करने चाहिए थे। खासतौर पे मैं शाहीन की बात करूंगा, इज अ फास्ट बॉलर और उनको हमारे प्राइम बॉलर है, उन्होंने लाके गेंद मारी, हम कहते हैं हिट द डेक। 5-6 ओवर गुजर गए थे, मैं बैठा देख रहा था मैच के, भाई एक बाउंसर तो करो, पता तो चले पिच की पेस क्या है, क्या पीछे से गेंद ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उन्होंने बाद में जाकर बाउंसर वगैरह की, तो मुझे बड़ा डिसअपॉइंट किया है शाहीन की बॉलिंग ने। हालांकि उन्होंने एक आउट किया, मगर वो वाली रिदम आया नहीं जिस तरह की गेंद लाके मारना चाहिए। हसन अली को मैंने भट्टी साहब से फोन पे बात कर रहा था, तो मैंने कहा यार हसन अली को लाना चाहिए, वो लाके गेंद मारते हैं। तो ये वो पिच है जिसके ऊपर लाकर आपने गेंद को हिट करना है, अदरवाइज आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। तो इट्स अ गुड टॉस टू विन। अब देखते हैं कि हम उनको कितने जल्दी। अच्छा, 2 डेब्यूटेंट हैं, अजान अवैस, अब्दुल्ला और अब्दुल्ला फजल, साथ में साबिक कप्तान सरफराज अहमद का भी आप समझते हैं ये इम्तिहान है। वी ऑल्सो गेज हाउ ही इज परफॉर्मिंग एज अ कोच। अच्छा देखो अब्दुल्ला, हमारा जो है ना कोच के सिलेक्शन में ना बड़ा लंबा जो है अजीब सा एक डिफरेंस आ रहा है। एक तरफ तो आपने एक ऐसा कोच रखा है वाइट बॉल का जिसने सिर्फ जिंदगी में अपना 1-4 रोजा मैच खेला, कभी जिंदगी में कोई क्रिकेट ही नहीं खेली, बगैर क्रिकेट खेले पढ़ा लिखा कोच है, जिसने पढ़ाई की क्रिकेट के बारे में खेला नहीं है, बगैर प्रैक्टिकली खेले वो कोच है, यानी कि माइक हैसन। दूसरी तरफ आपने भी एक लड़का रिटायर हुआ जो लड़कों के साथ था, उसको कोच बना दिया, उसको एक्सपीरियंस ही नहीं है कोचिंग का, बिल्कुल नहीं है, और वो आपने उसको कोच बना दिया। उनको अंडर 19 का कोच बनाया था जिसमें हम हार गए अंडर 19 का, जाकर एक इंडिया से मैच जीते, बाकी जो वर्ल्ड कप था हार गए। तो आप पहले इसको अंडर 19 में रखते, इसको ग्रूमिंग करते जिस तरह राहुल द्रविड़ की हुई थी। और मतलब आपको लगता है कि अंडर 19 में अभी और वक्त देना चाहिए था, सरफराज को भी जल्दबाजी की है? बिल्कुल बिल्कुल जल्दी कर दिया आप लोगों ने। वो लड़के साथ आपस में साथ खेलते रहते हैं, ये इसमें ये अच्छी चीज नहीं होती। मैंने तो माहौल देखा। अभी जो डेब्यूटेंट्स हैं अजान अवैस और अब्दुल्ला फजल, व्हाट डू यू थिंक ऑफ देम? देखो अजान अवैस जो है ना वो काफी अरसे से खेलता है, उनके 33 फर्स्ट क्लास मैच है, 2,500 रन उन्होंने किए, 10-100 किए हुए। और अब्दुल्ला जो फजल है उनकी उम्र से वो 21 साल का है और ये 23 साल का है। इन्होंने भी 25 मैच खेले, 1800 रन हैं। दोनों लड़के मतलब काफी प्रॉमिसिंग है और हम इनको सपोर्ट करेंगे, ये मैं बता दूं। जो यंगस्टर्स हैं मैं उनको प्रॉमिस करता हूं, दे जस्ट हैव टू परफॉर्म, वी गोइंग टू सपोर्ट देम बिकॉज वी नीड यंगस्टर फॉर द पाकिस्तान साइड। और पाकिस्तान के अंदर यंगस्टर्स को जरूरी है और हमें कुछ चेंजेस और भी करनी चाहिए।
तो परफॉर्म करेंगे तो फिर तो आप इनवेरिएबली सपोर्ट करेंगे भी ना। अगर एक आध दफा ना भी परफॉर्म कर सके तो तब की सपोर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे नहीं अब्दुल्ला कभी एक कैच छूट गया, जैसे कोई बात नहीं, पहला मैच है उससे कैच छूट गया, लड़का सलमान अली आगा उसके सामने आ गया, कोई बात नहीं, हम इस तरह की बाट करें। अगर वो कैच ही छोड़ते रहेंगे तो फिर ऑब्वियसली हमें कुछ कहना पड़ेगा। तो अभी ये तो पहला मैच है, तो पहले 2-4 मैचेस में हम विल गोइंग टू सपोर्ट देम ताकि वो सेटल्ड हो। इंशाल्लाह हमें यंगस्टर्स की जरूरत है, यही हमारे फ्यूचर है, तो लेट्स सी। अच्छा, बाबर की इंजरी को लेके मैं तो बड़ा अपसेट हूँ। जाहिर है अभी उनका रिदम वापस आया था, उन्होंने सबसे ज़्यादा रन किए PSL में, और अब वो घुटने की इंजरी का शिकार हो गए हैं। आई एम श्योर वो खुद भी ज़रा फ्रस्ट्रेटेड होंगे। अब्दुल्ला ये नहीं पता कि ये इंजरी कहाँ आई, हाँ, किस नौयत की है, कितना वक्त लगेगा रिकवरी में, वी आर ट्राइंग टू गेट द डिटेल्स ऑफ इट। देखिए जैसे कि फील्डिंग के दरमियान क्या उन्होंने डाइव मारते हुए उनको चोट आ गई या वैसी खिंच पड़ गई, क्या हुआ, तो लोड आ गया उनके पैर के ऊपर। और जैसे आपने कहा इतने उनके फैन है, जितने खुश थे जो उनके फैन, जब मैं स्टेडियम पे गया था और उनकी नजरें। अच्छा, कितना मुश्किल होता है जो फॉर्म उनकी लगी हुई थी, जो हमने देखा, और बड़े अरसे बाद वापस आई थी, अब इस तरह की इंजरी हो जाए किसी खिलाड़ी को, और बाबर जैसे खिलाड़ी को, उसके बाद आपको लगता है एक नया प्रोसेस शुरू होता है दोबारा से टू गेट बैक इनटू द रिदम? बिल्कुल, जहनी तौर पे तो उसको कोफ थोड़ी होगी ना, उसको खुद ब्रेक तो लग जाती है। वो इतनी अच्छी निक में है, एक लड़का अच्छी फॉर्म में है, वो अच्छा रन कर रहा है, बल्ले पे गेंद आ रहा है, और एकदम से आपको इंजरी हो जाए और आप ना खेल सके तो आपको भी थोड़ी कोफ तो होती है, यार ये क्या हो गया। तो वो अपने जहनी तौर पे उनको, मगर वो माशाल्लाह से एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, बड़ा खिलाड़ी है, तो वो अपने आप को हैंडल करना चाहिए उसको। अब मुझे, जैसे मैंने कहा कि मुझे ये नहीं पता कि क्या इस इंजरी के बावजूद भी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, नेट्स में जा रहे हैं, या उनको कहा है कि नहीं रेस्ट करें। हाँ, अब जब ये चीजें पता लग जाएंगी, अगर छोटी मोटी इंजरी है तो ठीक है, वो स्ट्रैपिंग करके इंजेक्शन वगैरह लगाकर दोबारा अंदर कूद जाएं, तो इसलिए कि उनको इतनी अच्छी फॉर्म दोबारा नहीं आएगी। ये हम जरा सोहेल इमरान से पूछ लेते हैं ना, आप दोपहर में पूछ लीजिएगा फिर। हाँ ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। थैंक यू सिकू जी, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ गुड डे। और आपको पता है आज हमने ज़्यादातर प्राइमरीली बात की ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की, हमारे का हक, जिसको हम आज याद कर रहे हैं, जो कारहाय नुमाया हमारी अफवाज पाकिस्तान ने सर अंजाम दिए। एग्जैक्टली 1 साल पहले ये वही दिन थे जब दुश्मन अपने जहाज़ गंवा चुका था, और उसके बाद से उसके जहाज़ फ़ज़ा में इस पूरे ऑपरेशन के दौरान, इस पूरी जंग के दौरान दोबारा उड़ ही नहीं सके, ग्राउंड कर दिए। और फिर पाकिस्तान ने अपनी धाक जिस तरह बिठाई और दुश्मन के मुतअद्दिद अहदाफ को निशाना बनाया, वो हिस्ट्री है जो रकम कर दी है पाकिस्तान ने, और उसके नतीजे में पाकिस्तान की ग्लोबल स्टैंडिंग में जो फ़र्क पड़ा है वो भी आज दुनिया के सामने है। दुनिया उसे जान रही है, दुनिया उसे मान रही है। वी गोना बी टॉकिंग अबाउट दिस मोर, और अभी आपसे इजाज़त लेंगे। सी यू इंशाल्लाह।